তোমরা পরিচয়টা দাও, তোমাদের নামটা বলো, স্কুলের নাম বলো। I am Kritika Shah of class 10. She is Archana Jha, Aditi Sonkar, and Sneha Gupta. We are from class 10, and our school name is Gyan Bharati Balika Vidyalaya. প্রজেক্টে কি আছে? We are here to present a model on a working kidney, that means human excretory system and hemodialysis. So this is a working model of a kidney. These are two bean-shaped kidneys, which is the main excretory organ of our body. The blood is circulated and it collects all the waste toxic materials from the blood and sent into the kidney for purification. Then the blood is purified throughout the body for circulation along with water in a sac-like structure called the urinary bladder. Time to time, through the tube-like structure called the ureters. This toxic liquid substance is known as the urine, which is excreted out from our body through the process of micturition through the urethra. Thank you. मेरा नाम তোমার নামটা বলো। कृष्णा दुबे। मेरा नाम कृष्णा दुबे है। आर्यन और विभय। हमारा प्रोजेक्ट ह्यूमन बॉडी और प्लांट बॉडी के सेल के ऊपर है। सेल कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। अब कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक कोशिका, ये हमने यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में दिखाया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मुख्यतः जीवाणुओं और वायरस में पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता है। हमने दो तरह की कोशिका दिखाई है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेनली 5 डिफरेंस होते हैं। एक, सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल है, आप देख पा रहे हैं सेल वॉल है, लेकिन ह्यूमन सेल में तो सेल वॉल नहीं, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है, लेकिन ह्यूमन सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। अब सेल वॉल प्लांट को कठोर बनाता है, तभी हमारा शरीर नरम है और प्लांट का शरीर कठोर है, टाइट है। और लार्ज वैक्यूल्स, प्लांट का जो वैक्यूल्स होता है वो लार्ज होता है और ह्यूमन का वैक्यूल्स स्मॉल होता है, क्योंकि हमें पानी पीना होगा तो हम जाके पी सकते हैं, लेकिन प्लांट्स को पानी पीना होगा तो जाकर नहीं पी सकते, इसलिए उन्हें संश्लेषित रखते हैं वो पानी को, इसलिए इनका वैक्यूल्स बहुत ही लार्ज होता है। करीब कोशिका का 80% होता है इनका वैक्यूल्स। अब क्लोरोप्लास्ट, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है और हमारे शरीर में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट का काम, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका पादप प्लांट का किचन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होता है जिससे खाना बनता है पौधों के लिए। अब अमाइलोप्लास्ट, प्लांट्स में अमाइलोप्लास्ट होता है, हमारे में नहीं होता। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च का निर्माण करता है, ठीक है। अब गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी का काम होता है प्रोटीन को काटना छाटना और उसे काट के स्ट्रक्चर देना, ठीक है। अब साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा ये है, एक जेली जैसी संरचना है जिसमें ये सब ऑर्गन टिके हुए हैं, ये सब अपनी स्थिति पे बने रहते हैं साइटोप्लाज्मा की कारण। सेल मेम्ब्रेन, ये येलो और ये ब्लू सेल मेम्ब्रेन है। ये इनका काम कभी भी प्रोटीन, लिपिड जैसे आवश्यक चीज़ें शरीर में आए तो ये खोल लेते हैं दरवाज़ा और उसे अंदर आने देते हैं, लेकिन वायरस और बैक्टीरिया आए तो ये उसे अंदर नहीं आने देते और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। राइबोसोम, राइबोसोम ये रफ ईआर के ऊपर ये गोल गोल संरचना जो है ये राइबोसोम है, इसमें प्रोटीन होता है और ये जो है ये रफ ईआर है। रफ ईआर में प्रोटीन का परिवहन होता है। ये स्मूथ ईआर है, स्मूथ ईआर में इसका ये स्मूथ ईआर है, स्मूथ ईआर में लिपिड का परिवहन होता है। और ये पेरोक्सीसोम, पेरोक्सीसोम में फैटी एसिड को संश्लेषित रखा जाता है। और ये न्यूक्लियस, ये सब चीज़ नियंत्रित करता है कि मैं सब काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाम बोलो। जिक्रा निसार।
वेलकम सर, वेलकम टू आवर प्रोजेक्ट। सो आज का हमारा मॉडल बायोलॉजी के एक पार्ट से लिया गया है जो कि फोटोसिंथेसिस। सो फर्स्टली आई से कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बगैर ये दुनिया में हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये वो प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स में मौजूद क्लोरोफिल, सन से सनलाइट, रूट से वाटर और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और अपने लीफ यानी किचन ऑफ द प्लांट में अपना फूड बनाते हैं, मीन्स ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ कर देते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं वो पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं और यही हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज बनाते हैं जो इनका फूड है और ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ कर देते हैं। साइमल्टेनियसली सेल्यूलर रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस का एक अपोजिट प्रोसेस है, इसलिए हम लोग इसे भी बताने की कोशिश किए हैं। ये वो प्रोसेस जो डे एंड नाइट दोनों टाइम में होता है और इसमें इम्प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसका मैंडेटरी नहीं है। चूँकि ये फोटोसिंथेसिस का अपोजिट है इसलिए इसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और यही ब्रेकडाउन के नतीजे में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है और बहुत सारे ATPs मिलते हैं यानी बहुत सारा एनर्जी मिलता है और इन्हीं एनर्जी की मदद से हम अपना सारा काम करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन नहीं होगा। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे अपना फूड हासिल करते हैं जो सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारा फूड चेन ब्रेक हो जाएगा और अगर सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हम सांस ही नहीं ले सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों की वजह से ही हम अपने अर्थ में ईजिली सर्वाइव करते हैं। यहीं पर हमारा एंड होता है। थैंक यू। My name is Archana Jha. I am from Gyambhati Balika Vidyalaya. So this is our model on the topic hemodialysis. So this is a model we have we have made to show the process of hemodialysis. So this is basically a treatment that is given to the person having a kidney failure to purify their blood outside the body. So this is the artery of a person from where we will take blood and pass it to a dialyzer which contain a fluid called dialysate, and in between we will put a heparin which will prevent the blood clotting. Then after coming to the dialyzer, after with the help of dialysate the blood will purify and then we will send it to air drum to check whether there is any air present or not. Then after that we will put there a anti-heparin. After that we will inject that blood to the veins of the person's body. After that blood will goes to heart and pump to whole body. Now there is some principle on which the hemodialysis depend, that are diffusion, convection, ultrafiltration. This process mimics the function of kidney artificially outside the person's body. Now there are some precautions that should be taken, that the membrane which is used in dialyzer must be a semi-permeable membrane and the dialysate composition must be a controlled solution. Heparin and anti-heparin should be there to prevent blood clotting. হাই, আমি শান্তনু দাস আর আমার সহপাঠী হচ্ছে অর্ণেশা দাস। আমরা কৃষ্ণপুর আদর্শ বিদ্যা মন্দির তরফ থেকে এসেছি। আমাদের আজকে উপস্থাপন হলো ডিএনএ কম্পিউটিং। ডিএনএ কি? ডিএনএ হচ্ছে আমাদের শরীরের বংশগতি একক। এই ডিএনএর সাহায্যে এই ডিএনএ আমাদের শরীরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং এটি প্রজনন হিসাবে একটা থেকে অন্যটার মাধ্যমে নিয়ে যায়। বলবো ডিএনএ কম্পিউটিং মূলত আমাদের ডিএনএ কম্পিউটিংয়ের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ডিএনএ কম্পিউটিং ডেটা সংরক্ষণ করা। এবার ডেটা সংরক্ষণটাই আমার সহপাঠী বোঝাবে আপনাকে। ডিজিটাল ফাইল, তো ডিজিটাল ফাইল থেকে আমরা এনকোডিং করে ডিএনএ বলছি, এখানে যে কোনো ডিজিটাল ফাইলকে এনকোডিংয়ের মাধ্যমে 0 আর 1-এ ইনপুট করে আমরা কম্পিউটার সিস্টেমে সেটা স্টোর করে রাখি। এবার সেই স্টোরটা আমরা ডিএনএ সিনথেসিসের মাধ্যমে ATCG-তে রূপান্তরিত করে ডিএনএতে স্টোর করতে পারি এবং সেটি যখনই দরকার হবে সেটা আবার ডিকোডিংয়ের মাধ্যমে আমরা সেটাকে 1 আর 0-তে রূপান্তরিত করে আবার সেই ডিজিটাল ফাইলটা দেখতে পারবো। এবার এই যে স্টোর করে রাখা হচ্ছে সেটার মেন কারণ হচ্ছে ডিএনএর
মেন কার্বন দিয়ে তৈরি, কিন্তু আমাদের যে কোনো কম্পিউটারের মেমোরি কার্ড বলুন বা যা কিছু পেন ড্রাইভ এগুলো সিলিকন বেসড। তো সিলিকন ইজিলি ডিস্ট্রয়েবল, আর ডিএনএ সেটা না। আর ডিএনএ যেহেতু অ্যালাইভ কোনো শক্তিশালী মাধ্যম, হ্যাঁ, ডিএনএ একটি শক্তিশালী মাধ্যম, যার মধ্যে কোনো হাজার হাজার আমরা ডেটা সংরক্ষণ করতে পারি। যেমন 1 গ্রাম ডিএনএর মধ্যে আমরা 215 পেটাবাইট সংরক্ষণ করতে পারি। কারণ এইভাবে আমরা পৃথিবীর সমস্ত ডেটা একটা চায়ের কাপের মধ্যে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবো। ফর এক্সাম্পল, আমাদের এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত তথ্য এক জায়গায় জড়ো করার। থ্যাংক ইউ। বলবো হ্যাঁ, আর যেরকম আমরা ক্যান্সার রোগ ঘটিত কেমোথেরাপি করি, সেখানে সমস্ত সেল ধ্বংস হয়ে যায়, ভালো থেকে খারাপ। কিন্তু এই ডিএনএ কম্পিউটিংয়ের মাধ্যমে সেটি যেই কোষগুলো আমাদের ক্যান্সার জড়িত আছে সেগুলোকেই শুধু ধ্বংস করবে এবং ভালো করবে না। এরকম নানান অসুখে এটি সাহায্য করতে পারে, মেডিকেল ইউজে এটা ইউজ হতে পারে, কোনো গাণিতিক সমস্যা সমাধানে ইউজ হতে পারে, এবং অবশ্যই ডেটা বা ইনফরমেশন স্টোর করতে এটি কাজে লাগতে পারে।